हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 11th NCERT हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका शीर्षक है 3 वर्ग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं और किस समाज से इस रिलेटेड है। जैसे कि यूरोप में 3 वर्गों का विकास हुआ है, तो वो 3 वर्ग हैं मेनली पादरी, अभिजात और कृषक। इसी 3 वर्गों के कारण ही यूरोप में जो सामाजिक ताना बुना बना है। और ये 3 वर्ग हैं, इन्होंने किस तरह से यूरोप में राजनीतिक और ऐतिहासिक रूप से लोगों को प्रभावित किया है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का पतन हुआ है, तो पतन के बाद क्या हुआ है, पूर्वी और मध्य यूरोप के अनेक क्षेत्रों में जो है जर्मन मूल के समूह ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इस समय कोई भी मजबूत राजनीतिक दल नहीं था, जिसके कारण यहाँ आए दिन युद्ध होते रहे और ऐसे में जमीन की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना बहुत जरूरी हो गया था। इस तरह ही सामाजिक ढांचे का केंद्र भूमि क्या था, भूमि पर नियंत्रण। तो हर टाइम में, हर युग में या हर शासनकाल में जो है सामाजिक ताना बाना या सामाजिक ढांचा किससे रिलेटेड रहा है, भूमि से रिलेटेड। भूमि पर नियंत्रण, जिसका भूमि पर ज़्यादा नियंत्रण होगा वही ज़्यादा उसका यूज कर सकेगा। 4वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का जो राजकीय धर्म है ईसाई धर्म, यह रोमन साम्राज्य के पतन का बाद भी बना रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। तो मेन चीज़ें यूरोप में क्या रही हैं, एक तो चर्च और दूसरा यहाँ का राजकीय धर्म। तो ये कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म। और ये कब, रोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद भी वहाँ पे बना रहा। तो इस अध्ययन में हम जानते हैं कि ये 3 वर्ग हैं जो, या 3 सामाजिक श्रेणियां हैं जिन्होंने समाज के ढांचे को बुना है। तो ये हैं ईसाई पादरी, दूसरा है भूमि धारक अभिजात वर्ग और तीसरा है कृषक वर्ग। जैसे कि ईसाई पादरी चर्च में प्रार्थना और मुख्य न्यायाधीश का काम, और इसी तरह से भूमि धारक अभिजात वर्ग जिनके पास पहले से ही भूमि है और अब उनको अभिजातों की श्रेणी में काउंट किया जाता है। और तीसरा वर्ग है कृषक वर्ग, जिसका काम कृषि करना और ऊपर दोनों वाले वर्ग की जो है वो सेवा भाव रखना। तो इस तरह का कार्य रहा है। इन 3 वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप का इतिहास गढ़ने में सफल हो पाए हैं या मुख्य कारक रह पाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सामंतवाद से। तो सामंतवाद क्या है, सामंतवाद जो शब्द है वो जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है। किससे बना है, फ्यूड शब्द से, जिसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। तो ऐसे समाज को बताता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ है। इतिहासकार ने सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और विधिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया है। यदि हम आर्थिक संदर्भ में देखें तो सामंतवाद क्या है, कृषि उत्पादन को इंगित करता है और सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। सामंत मीन्स लॉर्ड या भगवान या उनका जमींदार जो मेन होता है, और कृषक जो उसकी खेतों पे काम करते हैं। तो ये सामंतवाद किससे रिलेटेड है, एक जमींदार और कृषकों के संबंध से रिलेटेड। कृषक किसान क्या अपने खेतों में तो काम करते थे, साथ में वो लॉर्ड के खेतों में भी काम करते थे। मीन्स कृषकों पर दोहरा दबाव था, ना काम करना और उसके साथ साथ लॉर्ड के खेतों में काम करना। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करने के साथ उन्हें बदले में सैनिक सुरक्षा मिलती थी, यानी कि कोई अन्य बाहरी शक्ति उन पर आक्रमण ना करे, तो इस तरह की सुरक्षा जो लॉर्ड उन्हें देते थे। इसके साथ साथ लॉर्ड के किसानों के साथ व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। इसलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार करके रखा हुआ था। हम जान लेते हैं फ्रांस और इटली में जो गाल है वो कैसे फ्रांस बना।
ये गाल प्रांत की बात हुई है। तो ये गाल जो राज्य है या गाल प्रांत है वो कैसे फ्रांस बन पाता है? तो रोमन साम्राज्य का ये एक प्रांत था, एक शहर था या कहेंगे एक जगह थी। गाल प्रांत में पर्वत श्रेणियाँ, नदियाँ, वन और कृषि करने के लिए विस्तृत मैदान थे। जर्मन की एक जाति थी फ्रैंक, उसने गाल को अपना नाम देकर इसे फ्रांस बना दिया। तो पता चल गया फ्रांस नाम किससे बना? जर्मनी जनजाति है फ्रैंक, उसने गाल को अपना नाम दिया। ये रोमन साम्राज्य का एक प्रांत होता था और उसे फ्रांस बना दिया। 6वीं शताब्दी में इस प्रदेश में फ्रैंकिस तथा फ्रांस के ईसाई राजाओं का शासन रहा है। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ गहरे संबंध थे और पोप ने राजा शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि भी दी है। क्या दिया है? पोप जो उनका सबसे बड़ा पादरी होता था, तो उन्होंने राजा शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की, और शार्लमेन जो है उसने पोप को समर्थन दिया है, जिससे इनके संबंध अधिक मजबूत हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। सपोर्टिंग नेचर के कारण ही वो बहुत ज़्यादा उनका रिलेशन पावरफुल हो गया। अब 3 वर्ग इसमें फर्स्ट वर्ग है पादरी वर्ग। तो इसका क्या काम था? फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा को मानते थे क्या कि हर व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी न किसी एक वर्ग का सदस्य अवश्य होता है। एक बिशप ने तो यह भी कहा है कि यहाँ वर्ग कर्म में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। मीन्स तीनों के ही कार्य क्लियर हैं कि वर्ग के अनुसार एक का काम क्या है? लड़ाई करना, दूसरे का काम है प्रार्थना करना और तीसरा अन्य कार्य करता है। अन्य कार्य में जैसे खेती और अन्य व्यापारिक गतिविधियाँ। इस तरह समाज मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया उन्होंने, पादरी और अभिजात और कृषक वर्ग में। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। तो चर्च ने राजा को जमीन दे रखी थी और इस भूमि के बदले वे कर इकट्ठा करते थे, इसलिए चर्च को एक शक्तिशाली संस्था माना गया है जो राजा पे डिपेंड करती है। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में ही रहते थे। ठीक है, तो चर्च यहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन है और जो डिपेंड करती है किंग पे। चर्च किस पे डिपेंड कर रहा है? किंग पे, राजा पे। यूरोप में ईसाई समाज का जो मार्गदर्शन है वहाँ पे किसने गाइड किया है समाज को? तो वो बिशपों और पादरियों ने। ठीक है, अधिकतर गांव में अपने चर्च हुआ करते थे और प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए वहाँ इकट्ठे होते थे। जैसे संडे को इनका कार्यक्रम फिक्स था कि भाई सभी लोग पादरी के उपदेश सुनने के लिए, सामूहिक प्रार्थना करने के लिए कहाँ इकट्ठे होंगे? चर्च में इकट्ठे होंगे। हर व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था। यदि कोई पुरुष पादरी बनना चाहे तो वह शादी नहीं कर सकता था। देखो न, ये यूरोपीय समाज के नियम थे। धर्म के क्षेत्र में विश्व अभिजात माने जाते थे। विश्व के पास भी लॉर्ड की विस्तृत जागीरें थी और वे शानदार महलों में रहते थे। अब दूसरा इसमें क्या बताया है? धर्म के क्षेत्र में विश्व कौन है? अभिजात, जो अभिजातों से रिलेटेड श्रेणी है उसी से आते थे बिशप, और उनके लॉर्ड की तरह ही इनके पास बहुत ज़्यादा जागीरें थी, बहुत सुंदर महलों में रहते थे। चर्च को 1 वर्ष के उपरांत में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार होता था। चर्च क्या करता था? जो किसान खेती करते थे उनसे उनकी उपज का 10वां भाग लेता था, और जिसे हम टीथ कहते हैं कि जो किसान कर चुकाते थे उस कर का नाम था टीथ, और वो कितना देता था? 1/10 ऑफ हिज क्रॉप्स। ठीक है, तो चर्च के औपचारिक रीति रिवाज कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीनों की नकल थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल नाइट द्वारा वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी को शपथ लेते हुए अपनाए गए तरीकों की नकल था। जैसे कि भारत में भी इस तरह की व्यवस्था शामिल थी। आपको पता हो कि जब जो मुगल काल है, मुगल काल के दौरान जैसे कि हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं क्या, ये पाबोस, ठीक है, पाबोस प्रथा, जैसे घुटनों के बल लेट के सम्राट को प्रणाम करना, तो इसी तरह की प्रथा यूरोपीय समाज में भी उस टाइम व्याप्त थी। इस प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश करने लगी और अनेक संस्कृति सामाजिक सामंती रीति रिवाजों
तौर तरीकों को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया था। सेकंड वर्ग की बात करें तो सेकंड वर्ग है हमारा अभिजात वर्ग। ये जो अभिजात वर्ग है इसका क्या कार्य था और ये किस तरह से फेमस था। तो जो अभिजात वर्ग है वो जैसे कि अभी अभी हमने बात की कि इसका मुख्य कार्य क्या है, सम्राट को सपोर्ट या राजा को सपोर्ट करना, राजा इसको सपोर्ट कर रहा है, पादरी को सपोर्ट कर। तो इस तरह से पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में, अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा, लेकिन वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही उनका भूमि पे कंट्रोल रहा है। और ये वेस्लेज नामक किस प्रथा के कारण हुआ है, वेस्लेज एक प्रथा थी उनके समाज में, तो इसी प्रथा के कारण हुआ है ये विकास। और फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ा हुआ एक प्रथा के कारण हुआ है जिसे वेस्लेज कहा जाता है। तो यह प्रथा जर्मन के लोगों, जिसमें फ्रैंक लोग भी थे, में समान रूप से विद्यमान थी। तो जर्मन जो मूल के लोग हैं उनमें भी यही प्रथा विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग दोनों ही राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। तो कौन कौन, बड़े भूस्वामी और अभिजात दोनों ही ये किसके अंडर हैं, दोनों ही चीजें किंग राजा के अधीन। जबकि कृषक और भूस्वामी, जो कृषक है एक खेतों में काम करने वाला, वो अपने भूस्वामी के अधीन होता था। जात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेते थे और आपस में वचनबद्ध होते थे। सेन्योर जो है, सेन्योर लॉर्ड या दास की रक्षा करता था। सेन्योर कहेंगे इसको या हम कहेंगे लॉर्ड। तो ये क्या करता था, अपने दास की रक्षा करता था, बदले में दास उसके लिए क्या करता था, निष्ठावान रहता था, उसके सभी कार्य करता था। इस संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शपथों का विनिमय शामिल था। मीन्स उसे अपने मालिक की, अपने लॉर्ड की हर एक बात माननी पड़ती थी और उसी के अकॉर्डिंग उसे कार्य करता था। अब चर्च में बाइबल की शपथ लेकर क्या बात की जाती थी, जो भी हैं दास हैं उनको शपथ लेनी होती थी। और इस समारोह में दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या एक छड़ी या केवल एक मिट्टी का डला दिया जाता था। अभिजात वर्ग को समाज में एक विशेष हैसियत मिली हुई थी। क्या मिली हुई थी, उनका अपनी संपदा पे स्थायी रूप से पूर्ण नियंत्रण रहता था। अब वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता था। सामंती सेना फ्यूडल लेवीज कहलाती थी। ठीक है, सामंती सेना क्या कहलाएगी, फ्यूडल लेवीज। कि एक सामंत जो है वो अपनी सेना भी रखता था और वे स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे और यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी वो जारी कर सकते थे और भूमि पर बसे व्यक्तियों के वो सभी व्यक्तियों के मालिक थे। ये विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे, जिनके अपने घर, निजी बैंक, जो चरागाह, आसामी कृषक के घर और खेत होते थे और उनका घर मैनर कहलाता था। क्या होता था कि अपने अपने खेत, उनके निजी खेत, उनके घर, जोत व चरागाह और उनके आसामी टीनेंट्स पीजेंट्स के घर और खेत होते थे। ठीक है, उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा ही जोती जाती थी। जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में भी कार्य करना पड़ता था और साथ ही साथ अपने खेतों पे भी काम करना पड़ता था। ये कृषकों के कामों की बात हो रही है। और इसी तरह से जो यहाँ टीनेंट पीजेंट्स हैं, तो एक जो सामान्य किसान है वो एक टीनेंट की तरह से, टीनेंट पीजेंट की तरह से कार्य करता था लॉर्ड के यहाँ पे। अब मेनर की जागीरें, जो लॉर्ड का घर है उसको मैनर कहा जाता था, तो उसकी और जागीर क्या थी, लॉर्ड के पास अपना मैनर होता था। ये गांव पर नियंत्रण रखता। कई लॉर्ड तो अनेक गांवों के मालिक भी माने गए हैं। क्या हैं वो, अनेक गांव के मालिक होते थे। किसी छोटी मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी मैनर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। अगर छोटी सी मैनर है, कोई छोटा सा जमींदार मान लो आप, या लॉर्ड सामंत मान लो, उसमें सिर्फ 12 ही, और बड़ी जागीर में 50-60 परिवार माने गए हैं। रोजाना के उपयोग में काम आने वाली सभी वस्तुएं जागीर पे मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार बढ़ई लॉर्ड के औजारों की देखभाल, हथियारों की मरम्मत सब की
राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें क्या करती थी? वस्त्र बनाने का काम था। बच्चे जो हैं लाड़ की मंदिरा में संपीड़क का कार्य। ये किसान के परिवार की हालत है कि उन्हें क्या क्या करना होता था। ये जागीरों में बड़े बड़े और जंगल होते हैं जहाँ लाड़ शिकार भी करते थे, तो यहाँ चरागाह भी होते थे, उनके पशु और घोड़े चरते थे। यहाँ चर्च और सुरक्षा के लिए दुर्ग भी होता था। 13वीं सदी में कुछ दुर्ग को बड़ा बनाया जाने लगा और नाइट के परिवार का निवास स्थान बनाने के लिए। ठीक है, 13वीं सदी में क्या चीज आई हैं कि दुर्ग को बड़ा बनाया गया। क्यों? क्योंकि नाइट के परिवार को निवास स्थान की आवश्यकता थी। इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी, जैसे कि 13वीं सदी से पहले की, अभी 13वीं सदी के बाद की बात हुई है ना ये। तो नॉर्मन जो विजय हुई है तो उस टाइम पे दुर्गों की कोई जानकारी नहीं है। उनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक, प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ है। मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। इन चीज़ों पे वो और पे डिपेंड है। बाकी उनके जो है मैनर, जिसको जागीर कहते हैं, उसके अंदर ही उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई थी से। ऐसा लाड़ जो विलासी जीवन जीना चाहता था, महंगे सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे, स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे, ऐसी चीज़ों को न दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ता था। तो ये सब एक लॉर्ड की भूमिका रही है कि उसे समाज से क्या चाहिए था और उन्हें क्या मिला हुआ था। अब बात करेंगे हम नाइट की। तो नाइट जो है, जैसे कि लॉर्ड है उसी तरह से नाइट भी थोड़े बहुत स्वतंत्र थे। तो 9वीं सदी में ज़्यादातर स्थानीय युद्ध होते थे। तो इस युद्ध में कृषक सैनिक काफ़ी नहीं थे, इसलिए कुशल अश्व सेना की जरूरत पड़ती थी। तो इस जरूरत ने ही एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया। इसे ही जो ये नया वर्ग पनपा है, इन्हें ही हम नाइट कहते थे। ठीक है, पता चल गया नाइट कौन होते थे कि जो अश्व सेना है उसके जरूरत ने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया और इस सेना में जो भी लोग शामिल थे उन्हें ही नाइट्स कहा जाता था। ये लॉर्ड से उसी प्रकार से रिलेटेड थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग दिया जिसे फीप कहा जाता था और इसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीप को उत्तराधिकार में पाया गया बताया गया है। ठीक है, तो ये फीप किसे मिली है? इस नाइट को। इससे कैसे मिली है? उत्तराधिकार में। अब 1000 से 2000 एकड़ या जिसके पास इससे भी अधिक हो सकती थी, इसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचकी, मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल होती थी। सामंती जो मेनर है उसी की तरह फीप की भूमि को कृषक ही जोतते थे। बदले में लाइट अपने लाड़ को एक निश्चित रकम देता और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। मतलब जैसे कृषक मेनर से या लॉर्ड से जुड़ा हुआ था, उसी तरह से अब लॉर्ड से रिलेटेड दूसरा कौन है? नाइट। तो ये नाइट क्या करते थे? घोड़े पे सवार होके युद्ध में अपने स्वामी की रक्षा का वचन लेता था और अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखता था। नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव के कार्य करने में अपना अभ्यास करता था। नाइट अपनी सेवाएं दूसरे लॉर्ड को दे सकता था, पर पहले उसे अपनी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। मतलब ये नहीं था कि एक लॉर्ड एक ही उसके पास रहेगा, वो कहीं भी उसको अपनी सेवा दे सकता था। ठीक है, तो इसके साथ ही 12वीं सदी में गायक जो है फ्रांस के मेनरों वीर राजा नाइट्स की वीरता की कहानियाँ और इस तरह से उनके बारे में जो है चारण या भाट जैसे इंडिया में गाते थे अपने राजाओं की कहानियाँ। तो उसी तरह से वहाँ पे उनके बारे में कहानियाँ गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते थे। और कौन घूमता था वहाँ पे? 12वीं सदी के गायक। बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग थे नहीं थे और पांडुलिपियाँ भी इसलिए वहाँ पे ज़्यादा नहीं थी और ये घुमक्कड़ चारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। जैसे आज भी लगभग बहुत कम हैं फिर भी कि कुछ लोग ऐसे ही गाते हुए फिरते हैं। ठीक है, ना उनकी कोई खास पहचान होती है, फिर भी वो गाते हैं
तो उसी तरह के चारण उस टाइम पे भी होते थे। चर्च के अलावा कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। अब हम भिक्षु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो श्रद्धालु जो हैं जैसे कि इनमें भिक्षु कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति, पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच नगरों और गांवों में रहते थे, एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदाय में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री मठ कहते थे, ठीक है। और जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से दूर होते थे। जो दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों की बात की जाए तो इनमें से है 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट मठ और दूसरा है 910 में बरगंडी में स्थापित कलोनी मठ। तो ये दो मुख्य मठ रहे हैं। भिक्षु अपना सारा जीवन, जैसे कि इंडिया में भी रहा है, जैसे कि गौतम बुद्ध हुए हैं, महावीर जी हुए हैं, उसी तरह से वहाँ भी भिक्षु रहे हैं। सारा जीवन प्रार्थना और समय प्रार्थना करने में, अध्ययन और कृषि में लगाने का ही व्रत लेता था। पादरी के कार्य भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियों दोनों ही अपनाने का कर सकते थे। ऐसे पुरुषों को मोंक और स्त्रियां नन कहलाती थी। कुछ आंबों को छोड़कर ज्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रहते थे। पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग आंबे थे। आंबे क्या है? अब आंबे की पंद्रियों की तरह ही भिक्षु और भिक्षुणियों विवाह भी नहीं कर सकते थे। आंबे जैसे मठों की बात की गई है तो उसी तरह से जहाँ पे ये भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे उनको आंबे या आंबा कहा जाता था। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह थे। इस समूह का नाम है फ्रायर। उन्हें मठ में न रहने देने का निर्णय किया गया है और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और अपनी दान से ही अपनी जीविका चलाते थे। जैसे भारत में अब भी हैं कुछ चारण भिक्षु, तो इसी तरह से ही अपनी आजीविका चलाते थे। नेक्स्ट हम लेंगे चर्च और समाज। तो यूरोपीय जो ईसाई हैं वो क्या बन गए? यूरोपवासी जो हैं ईसाई बन जाते हैं, लेकिन अब भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाज से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को वो नहीं छोड़ पाते। चौथी सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन एक पुराने पूर्व रोमन त्योहार का स्थान ले लिया, ठीक है। जैसे हमारे भी रीति रिवाज बदलते रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। ईस्टर ईसा के शूलारोपण उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। ईस्टर का पता चल गया, ईसा मसीह को जो शूलारोपण किया गया था और पुनर्जीवित हुए थे, तो इसी को प्रतीक हमें किसको बताते हैं? ईस्टर। तो ये अपना कौन सा त्यौहार मना रहे हैं? ईस्टर। तो ये जैसे कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। काम से दबे कृष्ण के पवित्र दिनों में छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे कि उन्हें कोई काम ना करना पड़े। वैसे तो ये दिन भर प्रार्थना करने के लिए थे, परंतु सामान्यतः लोग इनका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में ही बिताने लगे थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बहुत से लोग शहरों की शहीदों की समाधि या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर भी जाते थे। नेक्स्ट लेंगे हम तीसरा वर्ग जो है किसान, स्वतंत्र और बंधक, ठीक है। तो ये किसान भी कहलाए, स्वतंत्र भी थे और एक बंधक के रूप में भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे कि हमने इंडिया के जो सामाजिक ताना बुना है उसमें भी इस तरह के किसानों जैसे खुद काश्त, पाही काश्त और 2-3 तरह के किसानों की बात पड़ी है। तो उसी तरह के जो किसानों का वर्ग है वो यूरोप में भी था। तो ये कौन कौन से हैं? तीसरा वर्ग है यूरोपीय समाज का विशाल समूह था जो पहले 2 वर्गों का भरण पोषण करते हैं। मीन्स पहले 2 अभिजात और पादरी वर्ग की सेवा करना इनका मुख्य कार्य था। तो ये थे स्वतंत्र किसान और दास किसान। पुरुष या सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था, ठीक है। तो इनका मेन रोल कहाँ है? सैनिक सेवा इन्हें जरूर देनी पड़ती थी, वर्ष में कम से कम 40 दिन तो पक्का। कृषकों के परिवारों को लार्ड की जागीरों पर जाके काम करने के लिए सप्ताह में 3 या उससे अधिक कुछ निश्चित डे फिक्स कर दिए जाते थे। तो उसी के अनुसार इन्हें काम करना पड़ता था। कहाँ पे? लार्ड की जागीरों पे। मीन्स इन पे दोहरी मार है, खुद का काम भी और इस तरह से लार्ड की जागीरों पर फ्री में काम करना होता था। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते हैं, सीधे लार्ड के पास ही जाता था।
इसके अलावा इन्हें अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना, बाड़ बनाना, सड़कें इमारतों की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती, जिसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। ये मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाए जाते थे इनसे, जैसे कि अपने जलाने के लिए, लाड़ के लिए इकट्ठे लकड़ियाँ इकट्ठी की, गड्ढे खोदे, बाड़ बनाई, उसके खेतों के चारों ओर सड़कें और इमारतों की मरम्मत की। खेतों में मदद के अतिरिक्त जो स्त्रियां और बच्चे हैं वो भी कार्य करते थे। ये सूत काटते थे, कपड़े बुनते, मोमबत्ती बनाते और लाड़ के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करते थे। और इसके साथ साथ एक प्रत्यक्ष कर होता था, जिसे कौन सा कर कहा गया है? टैली कर कहा गया है। टैली कर जो है वो कभी कभी कहाँ पे लगता था? कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। ठीक है, तो सारा दबाव कहाँ है? प्रेशराइज कौन है सबसे ज्यादा? यहाँ भी फार्मर्स हैं। कृषिदास अपने गुजारे के लाड़ की भूमि पर कृषि करते थे, इसलिए उनके अधिकतर उपज भी लाड़ को ही मिलते थे। ये उन भूखंडों पर भी कृषि करते जो केवल लाड़ के स्वामित्व में, इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। लाड़ की आज्ञा के बिना ये जागीरें छोड़ भी नहीं सकते थे। कृषिदास सिर्फ केवल अपने लाड़ की चक्की में आटा पीस सकते थे और उनके तंदूर में ही रोटी सकते और उनकी मदिरा संपीड़क में ही मदिरा तैयार कर सकते थे। लाड़ यह तय करता था कृषिदास को उसके साथ किसके साथ शादी करनी है और कृषिदास की पसंद को ही वो अपना आशीर्वाद दे सकता था। ठीक है, तो इस तरह से ये है यूरोपीय समाज में कृषकों की स्थिति। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। सो थैंक